नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। तो चलिए इस वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं सीपीसीटी के क्वेश्चंस के बारे में। तो जो सीपीसीटी के क्वेश्चन है 14 मई के देखने को मिलेंगे आपके, यानी कि इसके पहले जो परीक्षा हुई है इसमें 2 शिफ्ट थी, यानी कि हम शिफ्ट 1 में यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको सीपीसीटी की जो वेबसाइट है उसको दिखा देता हूँ। देखिए हम चलते हैं यहाँ पे ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में चलने के बाद हम यहाँ ऊपर टाइप करते हैं सीपीसीटी, या फिर आप एड्रेस बार में टाइप कर सकते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी आप जैसे टाइप करोगे देखिए सीपीसीटी होम नाम से यहाँ पे दिख रहा है। अब आप देखिए जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी काम का होने वाले, यानी कि आप देख सकते हैं अभी जो था देखिए 27 जून इसमें एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हुई थी और एप्लीकेशन एंड डेट थी 10 जुलाई, यानी कि एग्ज़ाम आपका होने वाला है 30 जुलाई को, और वो एक होगा आपका 31 जुलाई, यानी कि 2 डेट में होने वाला है। और दोनों डेट में आप देख सकते हैं 2-2 शिफ्ट में यहाँ एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं आपके, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, यानी कि टाइपिंग के आपने कर लिए होंगे। क्वेश्चन की आप अगर आपने तैयारी किए हैं तो अच्छी बात है, और कर भी ली हैं तो आप ये इसको रिवीजन कर सकते हैं जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है बहुत सारे फैक्ट या बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, जो आपको चारों डायमेंशन से क्वेश्चन को हल करने में काफ़ी मदद करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट अपडेट में आप नीचे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे आप नीचे देखिए सीपीसीटी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम जो क्लियरिफिकेशन है, या फिर उसके ऊपर देखिए क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे ओल्ड वाले। आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें सीपीसीटी से रिलेटेड दी है। ठीक है, आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। आगे मैं कोशिश करूँगा कि इसका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करूँ। ठीक है, पर हम अभी देखने वाले देखिए प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर और नोटिफिकेशन से रिलेटेड हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देखिए एक 14 मई का दिख रहा है और एक 15 मई, यानी कि 2 पेपर आपको दिख रहा है जो कि जस्ट पीछे आपके एग्ज़ाम हुए हैं। उसके पहले आपको मार्च में दिखेंगे, देखिए मार्च में 3 डेट में एग्ज़ाम हुए थे। तो अभी हम जो है 14 मई के अंतर्गत जो एग्ज़ाम आपका हुआ है, और 15 मई को, तो 14 मई के अंतर्गत 2 शिफ्ट में हुआ और 15 मई के अंतर्गत भी 2 शिफ्ट में। तो 14 मई के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आए थे, यानी कि 52 या 53 जो क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर के आते हैं, बाकी अदर क्वेश्चन आपके आते हैं बाकी जनरल नॉलेज या फिर अन्य चीज़ों से। ठीक है, टोटल मिलाकर 75 आते हैं। तो 52 नंबर का जो कंप्यूटर आता है उसको जो भी क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पे 14 मई के शिफ्ट 1 के, और शिफ्ट 2 के इसके जस्ट बाद आएंगे। फिर उसके बाद हम 15 के डिस्कस करेंगे, और यदि एग्ज़ाम के पहले समय बचा तो हम जो है देखिए 4, 5 और 6 मार्च के जो क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो और उसके अलावा आपने पढ़े भी होंगे, यदि नहीं भी पढ़े हैं तो आप जो है बहुत अच्छी आपकी तैयारी यहाँ पे हो जाने वाली है। यानी कि आपको 38 नंबर लेना है, और 38 नंबर लेने के बाद जो है आप टाइपिंग पास करना है, तो आपका जो सीपीसीटी है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम जो है यहाँ पे हमारा जो भी जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं उसको हम शुरू करते हैं। तो हम करने वाले शुरू किया सीपीसीटी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि 14 मई के शिफ्ट 1 के देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिए, यदि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी जानते हैं, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हमारे एंड्रॉयड में जो मोबाइल रहता है उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, वैसे यहाँ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इसका उपयोग कर रहा है। तो आमतौर पर आप जो है ब्लैंक पर स्थित आइकॉन के माध्यम से रिसाइकल बिन को एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं सबसे पहले हमारे सामने एक स्क्रीन आती है जिसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, और डेस्कटॉप में आपको देखिए यहाँ पे रिसाइकल बिन नाम का एक ऑप्शन मिलता है, दिस पीसी नाम का ऑप्शन मिलता है, नेटवर्क मिलता है, ठीक है, फाइल्स मिलती है, बहुत सारी चीज़ें। तो हम चलते हैं डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप पे आप चलेंगे, देखिए जैसे ही हमने सिस्टम ऑन करा तो हमारे सामने रिसाइकल बिन आ गया, और रिसाइकल बिन कहाँ है, डेस्कटॉप में, इसका उपयोग कर पा रहे हैं। साथ ही हम दिस पीसी का उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक है, और अदर चीज़ें भी हम यहाँ पर ला सकते हैं अगर हमारी ज़रूरत है तो। ठीक है, रिसाइकल बिन आपका बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। इसके लिए हम देखिए यहाँ पे कहाँ जाते हैं, पर्सनलाइज में जाते हैं। पर्सनलाइज में जाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए बैकग्राउंड ऑप्शन दिख रहा है आपको। दूसरा आप देखिए कलर दिख रहा है, कलर में भी देखिए बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। उसके बाद आप लॉक स्क्रीन देखेंगे तो यहाँ भी आपको देखिए अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए जो डेस्कटॉप है उसकी सेटिंग से रिलेटेड आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो इनकी सेटिंग भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ें छुपाना है, शो करना है, ये सारी चीज़ें से स्क्रीन सेवर से रिलेटेड ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक, आप डेस्कटॉप के आइकॉन कहाँ से लाएंगे, देखिए आप कहाँ गए, थीम में, और थीम में जाने के बाद देखिए डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग देखेंगे तो यहाँ देखिए कंप्यूटर शो हो रहा है, रिसाइकल बिन शो हो रहा है। यदि आप यूज़र फाइल शो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल,
नेटवर्क, इन सभी को आप ऐसे टिक कर दोगे तो सामने डेस्कटॉप पर आ जाएंगे अप्लाई और ओके करने के बाद। यदि आप नहीं करना चाहते तो आप इनको भी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। पर रिसाइकल बिन आपको कहाँ मिलेगा, डेस्कटॉप पर ही मिलेगा, ये आप ध्यान में रखिए। तो आप यहाँ पर चलेंगे तो देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा, डेस्कटॉप। ठीक है, पेन ड्राइव तो एक जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। शॉर्टकट मीनू की अगर बात करूँ मैं, तो शॉर्टकट मीनू इस प्रकार माउस की राइट क्लिक करते हैं तो शॉर्टकट मीनू आता है। और प्रॉपर्टी बॉक्स मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर हमको राइट क्लिक करना है, देखिए प्रॉपर्टी आ गया, और प्रॉपर्टी को हम इस प्रकार शो कर सकते हैं कंप्यूटर की या जिस भी चीज़ की करना है। तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, हमारा राइट आंसर यहाँ पे था डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर स्थित जो रिसाइकल बिन है, ठीक है, उसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम DBMS बोलते हैं, जो कि एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल जो कि रिलेशनल डेटाबेस जेट डेटाबेस इंजन को जोड़ती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कोई भी जो कि मतलब एक प्रकार से डेवलपमेंट टूल है। डेवलपमेंट टूल मतलब हम मान लेते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क को अगर डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है तो डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको कौन प्रदान करेगा, उसको प्रदान करने का काम करता है एक्सेस। यहाँ आंसर में देखिए, जैसे देखिए वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि लेटर वगैरह टाइप करने और इसी से रिलेटेड। MS एक्सेल आपका स्प्रेडशीट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, और पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। तो बचा क्या, एक्सेस आपका DBMS सॉफ्टवेयर है। DBMS में भी RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट का है कौन, MS एक्सेस, जो कि डेटाबेस से रिलेटेड सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जब भी कोई डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म को डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे BB.NET क्या है, एक प्रोग्रामिंग यानी .NET जो हो गया आपका स्ट्रक्चर हो गया यानी कि फ्रेमवर्क हो गया, और विजुअल बेसिक आपकी प्रोग्रामिंग। इसमें अगर हम कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं और डेटाबेस की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको डेटाबेस प्रोवाइड कौन करेगा, देखिए माइक्रोसॉफ्ट का MS एक्सेस। ठीक है, MS एक्सेस के बारे में हम विस्तार से वीडियो पढ़ेंगे। मैं इसके बाद आपका 2019 MS ऑफिस 2019 के अंतर्गत जो भी चीज़ें, जैसे ये 4 चीज़ें हैं, इनको आगे जो है ट्यूटोरियल लेके आने वाला हूँ। तो ये विस्तार से आपका होगा, उसको आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। उसके बाद मैं 2021 MS ऑफिस 2021 का भी लेकर आऊँगा। यदि आपको इन सभी के ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें तो मैं जल्दी उसका ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उस फील्ड में अधिकतम कितने वर्ण या कैरेक्टर दर्ज कर सकते हैं यानी कि एंटर कर सकते हैं जिसका डेटा का जो प्रकार है MS एक्सेस डेटाबेस 2013 का सबसे छोटा यानी कि शॉर्ट टेक्स्ट। क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट। चलिए हम चलते हैं एक्सेस में। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने एक्सेस को स्टार्ट कर लिए, और जब हम ब्लैंक डेटाबेस बना लेते हैं तो देखिए ये इसको कैंसिल, ब्लैंक डेटाबेस पे हम क्लिक करते हैं। ब्लैंक डेटाबेस हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, और ब्लैंक डेटाबेस बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट में चलते हैं, और क्रिएट में चलने के बाद टेबल डिज़ाइन वाले ऑप्शन में जाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है एस नेम कर देते हैं, और एस नेम को हम शॉर्ट टेक्स्ट रख देते हैं। ये पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन में, शॉर्ट टेक्स्ट। तो शॉर्ट टेक्स्ट में फील्ड का साइज़ अभी क्या आ रहा है, 255। यदि हम यहाँ कर देते हैं लॉन्ग टेक्स्ट, तो लॉन्ग टेक्स्ट में यहाँ देखिए साइज़ अनलिमिटेड हो जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम नंबर की बात करें, देखिए लॉन्ग इंटीजर ले सकते हैं। लॉन्ग इंटीजर के अलावा हम देखिए इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, डबल, इस प्रकार ले सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट टेक्स्ट का। ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट में हम जो है 255 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यदि हम बदलना चाहें तो हम इसको बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 255। ठीक, 255 यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट टेक्स्ट जो डेटा टाइप होता है उसका जो कैरेक्टर की संख्या है वो हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में फेट। और फेट का मतलब मोटापा नहीं समझ लेना, फेट मतलब होता है एक फाइल सिस्टम है। क्या है, फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि किस प्रकार डेटा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, किस प्रकार स्टोर किया जाएगा ताकि हम भविष्य में उसको आसानी से एक्सेस कर पाएँ, उसी को बोलते हैं फाइल सिस्टम। और फाइल सिस्टम में आपका NTFS आता है और एक आता है फेट, FAT का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल आपका होता है फेट का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, तो देखिए फाइल सिस्टम को हम बोल सकते हैं स्टोरेज स्ट्रक्चर। स्टोरेज स्ट्रक्चर का मतलब किस प्रकार जो है स्टोरेज की संरचना रहेगी, जो डाटा स्टोर है उसकी संरचना रहेगी कंप्यूटर में। ठीक है, जो कि डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा ताकि हम भविष्य में उसको आसानी से और जल्दी से उसको एक्सेस कर पाएँ। तो यहाँ पर 2 चीज़ें मिलती है आपको। ठीक है, एक NTFS और एक फेट का 2 चीज़ें मिलती है, फेट 32 और फेट 16।
तो यहाँ देखिए फेट का मतलब फाइल एलोकेशन टेबल होता है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1977 में डेवलप किया गया। और ये जो है इसके अंतर्गत देखिए फेट फाइल सिस्टम में फेट 12, फेट 16, फेट 32 और EX फेट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो सिस्टम होता है वो NTFS होता है। NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, NTFS। ये जो है ये इसको भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1993 में डेवलप किया गया है विंडोज़ NT के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए NTFS के अंतर्गत NTFS 1.0, 1.1, 2, 3.0, NTFS 3.1, ये सारे वर्जन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर की ब्लैंक जो पीढ़ी यानी कि जनरेशन की बात की जा रही है। जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC की बात की जा रही है। इसका उपयोग कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। पहली जनरेशन में तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, दूसरे में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, तीसरे में IC का उपयोग किया गया, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर तो तीसरा हो जाएगा, यानी कि तीसरी जनरेशन। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, ये टाइम ड्यूरेशन आपको एक नॉर्मली याद रखना है 40 से 50, 50 से 60, ऐसा एक राउंड फिगर में याद रख सकते हैं लगभग में, परंतु ये स्पेशली पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, मतलब जो टेक्नोलॉजी थी प्रोसेसिंग। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, ठीक है। उसके अलावा थर्ड जनरेशन में आप देखें तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC देखने को मिलती है। फोर्थ में आपको माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिलता है। फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिलती है। अब वैक्यूम ट्यूब बनाने वाले का नाम क्या था, आपको पता होना चाहिए, JW मुचली, ठीक है। और एक और इनके साथ थे, तो आपको कमेंट बॉक्स में एक साथी का नाम बताना है। और ट्रांजिस्टर किसने बनाया था, विलियम शॉकली। IC को जैक किल्बी ने बनाया था, ठीक है। तो आपको आपके लिए क्वेश्चन क्या है, वैक्यूम ट्यूब को बनाने वाले जो दो है वैज्ञानिक, उनका नाम बताना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रणाली में सबसे धीमी मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी की बात की जा रही है, तो कंप्यूटर मेमोरी की जब बात करते हैं तो देखिए आपको पता होना चाहिए सबसे फास्ट यहाँ पे कैश मेमोरी है। क्यों, अगर यहाँ पे बफर स्टोरेज दी रहती, बफर मेमोरी दी रहती, सबसे फास्ट वो हो जाती। मतलब एक नंबर हम इसको दे देंगे, पहली मेमोरी। फिर उसके बाद रैम होती है दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर हार्ड डिस्क होती है, चौथे नंबर पर आपकी टेप ड्राइव आएगी। अब यहाँ एग्जाम्पल में भी देख लीजिए। देखिए सबसे पहले CPU होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस। रैम और CPU के बीच में कौन लगी होती है, कैश लगी होती है। और कैश सबसे फास्ट मेमोरी यहाँ पे होगी, ठीक है। अगर बफर मेमोरी है तो बफर मेमोरी पूछा जाएगा, बफर मेमोरी सबसे फास्ट है। फिर सेकंड नंबर पर फास्ट कौन है, कैश। थर्ड नंबर पर फास्ट कौन है, यहाँ पर रैम देखने को मिलेगी। और फोर्थ नंबर पर आपको हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क के बाद ही टेप आएगी ना, तो यहाँ पे टेप मेमोरी जो है सबसे स्लो मेमोरी है। सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, कैश मेमोरी। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो बफर, फिर उसके बाद कैश, फिर उसके बाद रैम, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क, ठीक है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। अगर यहाँ रैम के बाद अगर SSD आ जाती तो SSD आपकी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है वो हो जाती है हार्ड डिस्क से फास्ट, ठीक, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी स्टोरेज की। आगे देखिए सेकेंडरी स्टोरेज का एक उदाहरण है। अब यहाँ पे देखिए मेमोरी दो प्रकार की होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने फंडामेंटल वाला वीडियो पूरा नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपको लिंक मिल जाएगी, आई बटन में मिल सकती है लिंक, या फिर आप जो है टेलीग्राम में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लिए। मैं आपको चलिए टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है। ये है टेलीग्राम। यदि आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर लीजिए, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए लिंक दी होगी। यदि नहीं भी दी है तो आप देखिए टेलीग्राम में जाकर SSW एजुकेशन PDF, या फिर आप इस प्रकार यूज़र नेम भी टाइप कर सकते हैं, सरकार स्टडी वेब्स। तो इसको आप टाइप करोगे तो आपको देखिए लगभग 83 के आसपास आपको सब्सक्राइबर इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले वाला जो चैनल था वो जो है हैक हो चुका है। तो उसमें आपको ऐड नहीं होना है, आपको न्यू चैनल में ऐड होना है, जिसमें देखिए SSW एजुकेशन PDF लिखा है। इसमें आप ऐड हो जाइए। आपके लिए देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें काम की मिलने वाली है। क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, लिंक रहती है बहुत सारी चीज़ों की, या फिर जो है PDF आपको यहाँ पे मिल सकती है लेक्चर्स की, ठीक है। तो ये आपके लिए काम का होने वाला, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मेमोरी जो होती है दो प्रकार की होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है और एक तो सेकेंडरी में। प्राइमरी मेमोरी में दो चीज़ें आ जाती है, एक तो रैम आ जाती है और एक आ जाती है रोम, ठीक है। रोम में PROM, EP रोम और EEP रोम आ जाती है। सेकेंडरी स्टोरेज में आपकी हार्ड डिस्क आ जाएगी, यहीं पे SSD आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जिप ड्राइव, DVD, पेन ड्राइव, ये चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी है।
तो यहाँ देखिए रैम तो हो नहीं सकती, रोम भी नहीं हो सकती। अब रजिस्टर की बात कर लेते हैं। रजिस्टर आपका सीपीयू के साथ इनबिल्ट होता है, जो भी इंटरनल मेमोरी का पार्ट उसको बोलते हैं। तो रजिस्टर भी आपका नहीं हो सकता, यानी कि हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी, देखिए यहाँ पे दिखा है हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है सीपीयू सेकेंडरी जो मेमोरी है उससे जानकारी कैसे पढ़ता है। तो इसके लिए डायग्राम देखिए, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपीयू है, और उसके बाद देखिए यहाँ से जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हार्ड डिस्क को देखेंगे हम। तो आप सीपीयू जो है हार्ड डिस्क से कैसे पढ़ेगा, तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन में क्या दिया है, सीधा बिल्कुल नहीं, ठीक है। रैम के माध्यम से, ये सही है। कैसे, देखिए दोनों के बीच में रैम है, हार्ड डिस्क और सीपीयू के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगी, रैम। तो रैम के माध्यम से ये जानकारी पढ़ेगा। हार्ड डिस्क के माध्यम से, हार्ड डिस्क में तो स्टोर है ऑलरेडी, और फ्लॉपी डिस्क में भी जो सेकेंडरी स्टोरेज अभी चलन में नहीं है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर रैम, यानी कि जो सीपीयू है वो रैम के माध्यम से जानकारी को पढ़ेगा, यानी कि रीड करता है, ठीक है। आगे देखिए, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ब्लैक, ब्लैंक मतलब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देखना है चारों में से, जिसे एंडी रूबिन द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उपयोग मोबाइल उपकरणों, अब मोबाइल में क्या होगा, जैसे अगर देखें तो हम एप्पल के मोबाइल देख लेते हैं। एप्पल के मोबाइल की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको आईओएस देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, एंड्रॉयड, मतलब जो हमारे मोबाइल है नॉर्मली जो रहते हैं उसमें एंड्रॉयड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एंडी रूबिन के द्वारा क्या बनाया गया था, एंडी रूबिन के द्वारा एंड्रॉयड बनाया गया, तो राइट आंसर इसका एंड्रॉयड होगा। फिर आप मैक की बात करें तो मैक ओएस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये लैपटॉप में देखने को मिलेगा। विंडोज़ भी आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में देखने को मिलेगा। लाइनेक्स भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कंप्यूटर में। तो एंड्रॉयड यहाँ पे राइट आंसर। तो एंड्रॉयड के बारे में देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लाइनेक्स कर्नल, कर्नल का मॉडिफाइड वर्जन है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है सॉफ्टवेयर के जो कोड है उसको डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड करने के बाद हम जो है उसमें क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और उसको फिर से अपलोड कर सकते हैं। नॉर्मली ये टच स्क्रीन के लिए जो टच स्क्रीन डिवाइस है, स्मार्टफोन है, टैबलेट, उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। देखिए सबसे पहले रिलीज़ किया गया था 23 सितंबर 2008 को, ठीक। अब GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मल्टी टच। इसके अलावा हम देखें यूनिक्स फैमिली किसकी है, यूनिक्स लाइक, यानी कि लाइनेक्स जो कर्नल है उसका मॉडिफाइड वर्जन है। OTA है, ठीक है, मतलब हम अपडेट कर सकते हैं गूगल से। इसके अलावा देखिए इसमें जो लैंग्वेज है, देखिए जावा, पाइथन, XML, बहुत सारी लैंग्वेज है। डेवलपर देखिए गूगल, बाइडू, एंडी रूबिन आ गया, देखिए ओपन, हैंडसेट, एलियंस, ये सारी चीज़ें आपको डेवलपर में देखने को मिलेंगी। आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तो आपको पता ही होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके पहले डॉस आता था सबसे पहला जो है, यानी कि शुरुआत में जब विंडोज़ लॉन्च हुआ था तो 1985 में लॉन्च हुआ, ठीक है। और सही मायने में अगर देखें तो 95 में जो विंडोज़ 95 आया था वो लॉन्च किया गया था, परंतु पहले विंडोज़ जो है 1.0, 2.0 इस प्रकार चलते थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें लैंग्वेज भी आप देख सकते हैं, डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। इसके अलावा जो लेटेस्ट रिलीज़ है 24 मई 2022 को रिलीज़ हुआ था। मैक ओएस की बात करें तो ये एप्पल के जो कंप्यूटर है उसके लिए यहाँ पर देखने को मिलता है। और सबसे पहले देखिए इनिशियल रिलीज़ 24 मार्च 2001 को लॉन्च किया गया था मैक ओएस, ठीक है, जो कि एक्वा यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है भी, डेवलपर एप्पल है और ओरिजिनल ऑथर भी एप्पल है। लेटेस्ट वर्जन 12.5 देख सकते हैं आप, ठीक है, जो कि 20 जुलाई 2022 को लॉन्च हुआ है। लाइनेक्स की बात करें, ये भी ओपन सोर्स है परंतु ये कंप्यूटर के लिए होता है, ठीक है। लाइनेक्स टोरवेल के द्वारा इसको जो है डेवलपर ये माने जाते हैं, ठीक है। इन्हीं के नाम पे देखिए लाइनेक्स नाम रखा गया। 17 सितंबर 1991 में ये सबसे पहले लॉन्च किया गया था। आगे देखिए जानकारी को टंकित यानी कि टाइप, जानकारी को टाइप किए बिना सीधे कंप्यूटर में सूचना दर्ज करने के लिए कौन सी डिवाइस या कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए माउस का उपयोग तो नहीं किया जाएगा, टच स्क्रीन का भी नहीं, ट्रैक बॉल, ये स्कैनर जो होता है, कोई भी हम जैसे टाइप किए हुए टेक्स्ट वाला पेज है उसको सीधे स्कैनर में रखें और कंप्यूटर में इमेज के फॉर्म में हम ला सकते हैं। तो ये स्कैनर इसका राइट आंसर है। यहाँ देख लीजिए कुछ इनपुट डिवाइस है, मतलब एक तरफ आपको इनपुट डिवाइस देखने को मिलेगी, दूसरी तरफ आपको आउटपुट डिवाइस देखने को मिलेगी। और जो बीच वाला सेक्शन है यहाँ पे कुछ जो डिवाइस आउटपुट का काम करती है वही इनपुट का भी काम करती है, यानी कि कॉमन रूप से हम देख सकते हैं। तो देखिए कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस होती है, वेब कैमरा, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माउस हो गया, जो पेन हो गया, ग्राफिक्स पेन, टैबलेट, ठीक है। इसके अलावा देखिए ट्रैक बॉल आप देख सकते हैं, टच स्क्रीन है, जो बार कोड रीडर है, ये सब कौन से हो गए, इनपुट डिवाइस।
ये कॉमन हो गया। जैसे सीडी या डीवीडी आपकी इनपुट लेने का काम भी करती है और जो है उसको आउटपुट यानी कि दिखाने का काम भी। इनपुट ले लेगी यानी कि स्टोर कर लेंगे हम और उसी से देख भी सकते हैं लगाकर। पेन ड्राइव भी उसी प्रकार काम करती है। टच स्क्रीन में आप देख सकते हैं, टच करेंगे वहीं इनपुट भी लेगा और उसी से डिस्प्ले भी होगा। कैमरा में हम फ़ोटो खींच भी सकते हैं यानी कि उसमें फ़ोटो इनपुट के रूप में ले सकते हैं और उसी में डिस्प्ले भी करा सकते हैं। मॉडेम जो है, मॉडेम भी इनपुट आउटपुट के रूप में उपयोग होता है। अब आउटपुट की बात करें तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन या जो स्पीकर हम बोल सकते हैं, मतलब हेडफोन या एयरफोन, वो हमारे आउटपुट हो गया। मॉनिटर हो गया, स्पीकर, प्रिंटर, जो हमारा प्रोजेक्टर हो गया और प्लॉटर हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। तो आप ध्यान रखिए आगे के लिए कौन सी आउटपुट है, कौन सी इनपुट है और दोनों कौन सी है। आगे चलिए, आयोमेगा एक कंपनी है, ठीक है। इसके द्वारा विकसित फ्लॉपी डिस्क का एक उन्नत संस्करण क्या है? तो फ्लॉपी डिस्क क्या हो गया आपका, ओल्ड वर्जन हो गया। तो फ्लॉपी डिस्क आपका ओल्ड वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब फ्लॉपी डिस्क मतलब फ्लॉपी डिस्क जब आया था तो सिंपल सी बात है, उसकी कैपेसिटी काफ़ी कम थी। 0.44 MB इसकी कैपेसिटी हुआ करती थी। उसी का अपग्रेडेड वर्जन क्या आया, उसका अपग्रेडेड वर्जन हम देखें जिप ड्राइव आया। तो आप देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क को डिस्केज ड्राइव भी बोला जाता था, ठीक है। क्या बोला जाता था? डिस्केज ड्राइव। और इसकी जो कैपेसिटी थी, प्लास्टिक की बहुत पतली सी थी ये, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज के उपयोग होती थी। 1.44 MB थी। उसी का अपग्रेडेड वर्जन आ गया क्या, जिप ड्राइव। कॉमन हमको दिखती हैं परंतु ये जो है थोड़ी मोटी हो गई, यानी कि सुपर फ्लॉपी हम इसको बोल सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी शुरू में आई थी 100 MB, पर लेटेस्ट वाली आपकी 250 MB की देखने को मिलती है। तो जिप ड्राइव हम देख सकते हैं, लोगो आप देख सकते हैं, जिप ड्राइव का पिक्चर देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरर आयोमेगा, ठीक है। 1994 में इंट्रोड्यूस की गई। अब इसकी कॉस्ट आप देखिए $200 है ना। फ्लॉपी ड्राइव ये जो है मतलब इसका टाइप फ्लॉपी ड्राइव टाइप का है। तो ये देखिए रिमूवेबल फ्लॉपी डिस्क इसको बोल सकते हैं। आयोमेगा के द्वारा 1994 में, यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए 1994 में इसको बनाया गया। ये थोड़ी सी मोटी है, फ्लॉपी डिस्क है, सुपर फ्लॉपी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में 100 MB की आई थी, ठीक। उसके बाद हम ये जो है बाद में 250 MB, और जब जो सबसे नया मॉडल है वो हम देख सकते हैं 750 MB, यानी कि CD की कैपेसिटी में आपको देखने को मिलती है। बायोस सेटअप जो है, पासवर्ड को हटाने का इनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ठीक है। तो बायोस सेटअप के अंतर्गत जो पासवर्ड होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड होता है, ठीक है, यूज़र पासवर्ड हम देख सकते हैं। तो वो जो है मदरबोर्ड के सीमोस पासवर्ड जो जंपर है उसकी सेटिंग को बदलने से क्या हो जाते हैं, मतलब पासवर्ड हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए बायोस सेटिंग, आप नहीं भी गए होंगे, देखिए आप देख सकते हैं बायोस सेटिंग इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसमें हम देखिए जो पासवर्ड है वो कैसे हटा सकते हैं, सीमोस जो बैटरी होती है, ठीक है। चलिए सीमोस का फुल फॉर्म आप बताइए कमेंट बॉक्स में सर्च करके। और NB रैम का मैं बता देता हूँ, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थिर और वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर, ठीक है। तो इसका यूज़ करके जंपर रीसेट किया जाता है, पासवर्ड जो है बायोस का, मतलब पासवर्ड को रीसेट किया जाता है। और बायोस यूज़र पासवर्ड होता है इसमें, एडमिन पासवर्ड और हार्ड डिस्क ड्राइव पासवर्ड, ये 3 पासवर्ड होते हैं। परंतु इस पासवर्ड में आपको विंडोज़ लॉगिन पासवर्ड, ऑनलाइन अकाउंट और इसी से रिलेटेड कुछ पासवर्ड है वो देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी है? तो आप देखिए यहाँ पे रैम दिया है, रजिस्टर दिया है, डी रैम और CD रोम। तो देखिए सबसे छोटी और सबसे तेज, सबसे छोटी कहाँ देखने को मिलेगी? CPU के साथ में एक मेमोरी होती है जिसे CPU रजिस्टर बोलते हैं। तो सबसे छोटी और सबसे तेज भी यही देखने को मिलती है। उसके बाद कैश आ जाती है, उसके बाद रैम आ जाती है और रैम के बाद हार्ड डिस्क आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर आपका राइट आंसर है। उसके अलावा रैम और जो डी रैम है वो तो इसी का पार्ट है, CD रोम भी नहीं, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके क्रॉस हो गए। कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन नहीं बनते पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से इसका उपयोग कर सकते। कैसे? जैसे CD रोम सबसे छोटी और फास्ट तो हो नहीं सकती, इसे क्रॉस करते जाइए। रैम भी नहीं हो सकती, डी रैम भी नहीं हो सकती। अगर रजिस्टर नहीं भी पता है तो रजिस्टर आपका आंसर आ रहा ना। तो एलिमिनेशन यानी कि एक एक हटाने वाली टेक्निक से भी आप जो है आंसर को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक जो प्रणाली है उसमें वैलिड जो यूज़र होते हैं उसके इनरोलमेंट यानी कि नामांकन के पंजीकरण के बाद जब उसकी पहचान के दावे की पुष्टि के लिए नया बायोमेट्रिक नमूना आता है, यानी कि
हम देखिए हमारे मोबाइल में भी फिंगरप्रिंट हम लगाते हैं, तो एक बार हम जो है फिंगरप्रिंट सेट करते हैं तो हमारे फिंगर को हम बार बार प्रेस करके उसमें फिंगरप्रिंट सेट कर लेते हैं, यानी कि उसमें जो है पैटर्न पैटर्न सेट कर देते हैं कि किस प्रकार हमारा फिंगर जो है टच होगा तो खुल जाना चाहिए। तो पहले से हम पैटर्न सेट कर देते हैं और बाद में जब हम उसको टच करेंगे तो वो आसानी से खुल जाता है। तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं नमूना यहाँ बोला गया, देखो उपलब्ध नमूने से की जाती है प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये पैटर्न मैचिंग कहलाती है। तो पहले से उपलब्ध है और जब हम दोबारा टच करेंगे तो वो फट से पहचान लेगा, यानी कि पहले से उपलब्ध पैटर्न को मैच करके हमारी डिवाइस को अनलॉक कर देगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पैटर्न मैचिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है MPEG, ये आपको देखने को मिलेगा, ये वीडियो फाइल का एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब फाइल फॉर्मेट हम बोल सकते हैं। तो इसमें ई का मतलब क्या होता है, यदि हम बात करें सभी चीज़ों का तो देखिए MPEG का मतलब होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अब देखिए मतलब चार शब्द मिलकर बन रहा है, तो यहाँ ई का मतलब पूछा है यानी कि एक्सपर्ट। कभी कभी जी का मतलब पूछ लेगा, कभी कभी पी का मतलब पूछ लेगा, या फिर एम का मतलब भी, तो आपको पता होना चाहिए सभी। कुछ और वीडियो फाइल एक्सटेंशन होते हैं जैसे WMV, तो इसका मतलब होता है विंडोज़ मीडिया वीडियो। इसके बाद है FLV यानी कि फ्लैश वीडियो होता है। AVI मतलब ऑडियो वीडियो इंटरलीव। उसके बाद MP4 मतलब MPEG लेयर 4। ASF का मतलब एडवांस सिस्टम फॉर्मेट। DivX का मतलब होता है डिजिटल वीडियो एक्सप्रेस। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे MPEG और अदर चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। किसी एक का भी पूछ सकता है, या फिर MP4 का फुल फॉर्म पूछ लेगा, DVX का फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर AVI का फुल फॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलिए, ब्लैंक पहुंच नियंत्रण प्रणाली यानी कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एक उदाहरण है। तो देखिए एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, आप जैसे आप बोलते हैं ना ओके गूगल, या फिर आप कुछ भी चीज़ बोल देते हैं तो जो आपकी वॉइस को मैच करके वो जो है कमांड को सुन लेगा और खोल देगा। जैसे आप ओके गूगल बोल के कुछ चीज़ सर्च करते हो, या फिर जो है आप कुछ भी उसको टाइमर लगाते हो, ठीक है, सारी चीज़ें आप बोल लेते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपको गूगल जो रहता है, गूगल असिस्टेंट, या फिर आप एप्पल में देखोगे अमेजन में एलेक्सा देखोगे, एप्पल में सीरी देखोगे, माइक्रोसॉफ्ट में कोर्टाना देखोगे, और एंड्रॉयड में आप गूगल असिस्टेंट देखोगे। तो ये सारी चीज़ें किसके सिद्धांत पर काम करती है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम पर आधारित होती है, जो कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक उदाहरण है, ठीक है। तो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि आवाज़ की पहचान, यहाँ पे इसका आंसर है। बाकी चीज़ तो आपको पता होगी। वाईफाई क्या होता है, वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडिलिटी, और इसी का लेटेस्ट वर्जन आ गया है लाईफाई, जिसका बोलते हैं लाइट फिडिलिटी। लाइट फिडिलिटी का मतलब होता है जहाँ जहाँ लाइट होगा उसी से क्या होगा, इंटरनेट आपका चलेगा। और अभी वायरलेस फिडिलिटी यानी कि बिना वायर के यहाँ पर क्या चल जाता है, इंटरनेट। हॉटस्पॉट आपने सुना होगा, अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट चालू करके आप जो है वाईफाई क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे मोबाइल को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरनेट आपको पता है एक प्रकार का WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क टाइप का, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक ब्लैंक एक ऐसी तकनीक है, मतलब टेक्निक है जो यूज़र को धोखे से उस लिंक पर क्लिक करवाती है जिसे खालिस्तान, मतलब जो है मतलब क्लिक करने का इरादा तो नहीं रहता हमारा। जैसे देखिए आपको एक मतलब फ्लैश विंडो आएगी जिसमें लिखा जाएगा आपने 1000 रुपये जीत चुके हैं। तो आप जो है नहीं भी क्लिक करना चाहोगे परंतु उस पर क्लिक हो जाएगा। तो ये ज़बरदस्ती कौन क्लिक करवा रहा है, इस टेक्निक को बोला जाता है क्लिक जोकिंग, क्लिक जैकिंग इसको बोला जाता है। किसको, जैसे इस प्रकार फ्लैश विंडो आई, आप देखिए प्ले करने को बोल रहा है, ठीक। अब यहाँ देखिए प्ले करने को बोल रहा है परंतु ये प्ले होगा नहीं और हमसे ज़बरदस्ती क्लिक करवा रहा है, तो इस प्रकार की चीज़ को क्लिक जैकिंग बोलते हैं। एक होता है फिशिंग, यानी कि हमको वो चीज़ वैसी नहीं नजर, जैसे यहाँ देखिए आप देखिए, जैसे मान लो हमको वहाँ पे जीमेल हमको ओपन करना है पर जीमेल टाइप की विंडो यहाँ पे बना दी गई है, जबकि वो ओरिजिनल जीमेल नहीं है, थोड़े सा बदलाव कर दिया गया और जीमेल की विंडो हम यूज़र नेम पासवर्ड जैसे ही एंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे तो इनकरेक्ट बताएगा, और वो जानकारी हमारी सीधी यहाँ से उठा ली जाती है जिस व्यक्ति के द्वारा उस साइट को, फर्जी साइट को बनाया गया है। तो इसी को बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। एक और होती है स्पैमिंग। तो स्पैमिंग ग्रुप में बहुत सारे मेल भेज दिए जाते हैं, बहुत सारे रिसिपेंट होते हैं यानी कि प्राप्तकर्ता होते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है मार्केटिंग यानी कि कमर्शियल एडवर्टाइजिंग करने के लिए इसका उद्देश्य होता है। तो स्पैम नाम का एक फोल्डर आपका ईमेल में भी दिख जाएगा, तो ये स्पैमिंग कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। लेज़र प्रिंटर खालिस्तान का उपयोग करता है। प्रिंटर कॉटेज की बात की जा रही है, तो लेज़र प्रिंटर आप देखिए ये लेज़र प्रिंटर है, और लेज़र प्रिंटर में पाउडर इंक का यूज़ होता है। जी आप कार्टेज देख रहे हैं, कार्टेज में आपको देखने मिलेगा टोनर का उपयोग किया जाता है, टोनर ब्लैक कलर का, जो कि
प्रिंट करने का काम आता है। ठीक है, ये कलर भी आते हैं परंतु ये टोनर उपयोग किया है। और अगर इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो यहाँ पे ये कार्टेज के रूप में जो इंक स्याही का रूप उपयोग करता है। ठीक है, तो ये इंक कार्टेज का उपयोग कौन करेगा? इंकजेट प्रिंटर। और टोनर कार्टेज का उपयोग करेगा लेज़र प्रिंटर। ठीक है, डॉक्यूमेंट के प्रतीक्षा समय को कम कर देता है। देखिए हम यहाँ देखते हैं, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे नेटवर्क, हमारा एक ऑफिस है, ऑफिस में बहुत नेटवर्क है और नेटवर्क में 3 प्रिंटर या 4 प्रिंटर एक साथ जुड़े हैं। मान लो हमने यहाँ पे प्रिंटर को प्रिंट दिए, ठीक है, 8-10 प्रिंट जितने भी दे दिए और उसी समय दूसरे कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट दिया गया, तो इस ये प्रिंटर तो अभी वर्तमान में बिजी है, मतलब पहले प्रिंटर में हमने ऑलरेडी प्रिंट दे रखा है, तो ये प्रिंटर अपने आप में काम कर रहा है, परंतु दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी यहाँ प्रिंटर को प्रिंट दे दिया गया है, तो ये ऑलरेडी बिजी है। तो ये क्या करेगा, इस दूसरे प्रिंटर को वो प्रिंट ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, मतलब समय नहीं लगने देगा, वेटिंग में रखेगा तो यहाँ पर समय बहुत ख़राब होगा, तो इस प्रिंटर ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति ने फिर से यहाँ प्रिंट दे दिया, तो ये जो है ये प्रिंट, ये भी बिजी है, ये भी बिजी है, तो ये क्या करेगा, इस तीसरे प्रिंटर को प्रिंट ट्रांसफ़र कर देगा। तो इससे क्या होगा, समय काफ़ी कम लगेगा। तो वही बात की जा रही है यहाँ पे। देखिए प्रिंटर जो पूलिंग होता है, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, प्रिंटर पूलिंग। और प्रिंटर पूलिंग डॉक्यूमेंट के प्रतीक्षा समय यानी कि वेट को बहुत कम कर देता है, क्योंकि ये बिजी है तो ये काम कर लेगा, ये बिजी है तो ये काम कर लेगा। ठीक है, काफ़ी फास्ट हो जाता है नेटवर्क में। अब एक और चीज़ होती है प्रिंटर शेयरिंग, जैसे हम लैपटॉप से भी प्रिंट निकाल सकते हैं, डेस्कटॉप से भी प्रिंट निकाल सकते हैं, सभी से हमारा प्रिंटर जुड़ा हुआ से प्रिंटर शेयरिंग बोलते हैं। प्रिंटर पोर्ट भी होता है। प्रिंटर पोर्ट किसे कहते हैं, जहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अटैच होती है, मतलब जहाँ प्रिंटर का जो केबल है वो कनेक्ट करते हैं, उसे प्रिंटर का पोर्ट बोलते हैं। पोर्ट से रिलेटेड भी वीडियो में बहुत सारा लेके आ जाऊँगा। देखिए एक और चैनल बता देता हूँ मैं। आप देखिए अगर उस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मैं चैनल दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको चैनल देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे चैनल दिखाता हूँ। ये जो है आपका एक चैनल है जहाँ पे मैं छोटी छोटी टिप्स बताता हूँ आपको। इसका नाम है देखिए यहाँ पे अरविंद टिप्स। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ पे मैं वीडियो में दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ देखिए ब्राउज़र हिस्ट्री, पीसी लैपटॉप को फास्ट कैसे करना है, एंटीवायरस के बगैर आप लैपटॉप की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ। इसका नाम है अरविंद टिप्स और इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको काम की चीज़ें यहाँ पे मिलते रहेगी। इसकी लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा या फिर यूट्यूब पे आप डायरेक्ट इस प्रकार सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। चलिए चलते हैं हम यहाँ वापस। डायलेशन एक जो इमेज है मतलब छवि है उसमें ऑब्जेक्ट की सीमाओं के लिए पिक्सल, और दूसरा जो है इरोजन। इरोजन जो है ऑब्जेक्ट की सीमाओं पर मतलब जो पिक्सल यानी कि इमेज प्रोसेसिंग की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, इमेज प्रोसेसिंग, जिसमें दो चीज़ें हैं। एक तो डायलेशन है, डायलेशन का मुख्य मतलब होता है फैलाव यानी कि जोड़ना, और इरोजन का मुख्य मतलब होता है घटाना। तो इसका मतलब जोड़ना होगा और इसका मतलब घटाना। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए क्या है, देखिए जोड़ना और हटाना, और दूसरे में हटाना जोड़ना, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। डिलीट करता घटाता है, ये भी नहीं होगा। डिलीट करता जोड़ता, ये भी नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है यानी कि जोड़ना है और घटाना। तो इसका देखिए आप देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ दिखाता हूँ डायलेशन। तो ओरिजिनल इमेज आपको देखने को मिलेगी। इसमें देखिए हमने क्या करें हैं, डायलेशन टेक्निक, यानी कि इसमें हमने जोड़ दी हैं। तो जोड़ क्या दी हैं, आसपास से देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी और बीच में से भी हमने जोड़ दी हैं। तो आपको ये जो है खाली जगह कुछ नहीं मिलेगी। जैसे बहुत थिन सा पतला सा कैरेक्टर लिखा हो तो यहाँ बहुत मोटा हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम इसमें से काट छाँट कर दे तो वो पतला हो जाएगा। तो जोड़ने की जो टेक्निक है डायलेशन कहलाएगी किसी पिक्चर में, और पिक्चर में कुछ काट छाँट करने की टेक्निक इरोजन कहलाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत पतला है, अगर हमने जोड़ दिए इसमें यानी कि डायलेशन टेक्निक उपयोग कर लिए तो देखिए काफ़ी थिक हो गया, और यहाँ पे थिक है, परंतु हमने इरोजन टेक्निक उपयोग कर लिए तो ये काफ़ी थिन हो गया। ये आप देख सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में बीपीएन का क्या अर्थ है? तो बीपीएन का मतलब एक प्रकार का नेटवर्क है जिसका उपयोग क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखिए हमारी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए। तो इसका मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ देखिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब यह एक ऐसी इंटरनेट पर उपयोग की जाने वाली सेवा है, सर्विस है, जो आपके डेटा को लीक होने से बचाती है, यानी कि आपकी प्राइवेसी गोपनीयता को मेंटेन करके रखती है। वीपीएन में आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, उसको हाइड किया जा सकता है, जिसकी वजह से आप ऑनलाइन खुद को गोपनीय रख सकते हैं। जैसे देखिए
जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हम आईएसपी से पहले कनेक्ट होते हैं, यानी कि हम जो भी टाइप करेंगे हमारा आईपी जो भी इंफॉर्मेशन पहले आईएसपी पास जाएगी फिर इंटरनेट पास। यानी कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति इसमें इसको क्रैक कर ले, यहाँ पे घुस जाए तो हमारी जानकारी पूरी उठा सकता है, यानी कि हमारी गोपनीयता तो खतरे में है। तो इसी समस्या से बचने के लिए यहाँ पे वीपीएन उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आईएसपी, देखिए जो हमारा ब्राउज़र है मतलब डब्ल्यू इंटरनेट है और हमारा ब्राउज़र है, उन दोनों के बीच में वीपीएन लगा है। तो वीपीएन हमारी सारी चीज़ों को हाइड कर लेगा। अब आईएसपी इधर आ गया, गवर्नमेंट आ गया, हैकर, तो कोई भी चीज़ें जो है इसको देख नहीं पाएगी, यानी कि हाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो वीपीएन जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला है इंटरनेट के संदर्भ में निम्न में से मतलब कौन कौन से कथन असत्य है। तो आपको देखना है, देखिए नीचे से देखते हैं हम। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो है विभिन्न वेबसाइटों का एक संग्रह है। सही बात है, ये बड़े स्तर का डाटाबेस है, ये तो ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, तो ये गलत नहीं होगा, हमको पूछाएगा गलत। अब ध्यान रखिए, सोशल मीडिया लोगों को विभिन्न तरीकों से जुड़ने, ऑनलाइन समुदाय यानी कि कम्युनिटी बनाने में अनुमति देता है, बिल्कुल सही, ये भी गलत नहीं है। ईमेल का उपयोग इंटरनेट पर संचार और जानकारी साझा करने के लिए किया जाता है। तो देखिए एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से ईमेल के माध्यम से जानकारी भेज सकता है और प्राप्त भी कर सकता है, तो ये भी सही है, यानी गलत नहीं। एक क्लाइंट कंप्यूटर वह जगह है जहाँ वेबसाइटें संग्रहित रहती है। तो वेबसाइट संग्रहित कहाँ रहती है? क्लाइंट में नहीं रहती, ये रहती है सर्वर में। इस हिसाब से देखें तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और पूछा क्या था? असत्य को बताइए, तो राइट आंसर भी यही होगा हमारा। ठीक है, तो राइट आंसर इंटरनेट के संदर्भ में। वेब ब्राउज़र एक खालिस्तान है, सॉफ्टवेयर तो है पर क्या है? देखिए मैं सॉफ्टवेयर के प्रकार बताता हूँ। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि सिस्टम को ऑन करने का काम करते हैं, यानी कि बेसिक रूप से उसको स्टार्ट करने का काम करते हैं। कैसे? जैसे हम मान लें ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें विंडोज़, लाइनेक्स या फिर इसी प्रकार की चीज़ें आती हैं जिसमें जिसमें कुछ जो है सिस्टम से रिलेटेड काम होता है। पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करते हैं। जैसे कि लेटर टाइप करना तो हम वर्ड का उपयोग कर लेते हैं, एक स्प्रेडशीट बनाना था हम एक्सेल का उपयोग कर लेते हैं, हमको अगर प्रेजेंटेशन बनाना था हम पावर पॉइंट का उपयोग कर लेंगे। ठीक है, डेटाबेस बनाना था एक्सेस का उपयोग कर लेंगे, इंटरनेट सर्च करना है तो हम ब्राउज़र का उपयोग कर लेंगे। तो ब्राउज़र का उपयोग कहाँ हो रहा है? एप्लीकेशन में। तो हमारा जो है यहाँ पे ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र, यानी वेबसाइट को डाउनलोड करने, वेब को सर्च करने, ये सारी चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है सॉफ्टवेयर, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये है वेब ब्राउज़र। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया, वेब वैज्ञानिक, व्यवसायिक, ये सब स्पेशल हो गए। ठीक है, जो कि एप्लीकेशन के अंतर्गत ही आते हैं। वेब पेज निम्न में से किस फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं? तो वेब पेज जब मैं बताऊंगा विस्तार से तो वेब पेज आपको बनाना बताऊंगा और ये HTML के रूप में सेव किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेगा, जैसे HTML पूछा तो M का मतलब पूछ लेगा, तो M का मतलब मार्कअप है, L का मतलब लैंग्वेज है, T का मतलब टेक्स्ट है और H का मतलब हाइपर। ठीक है, अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? जिस पर क्लिक करें, जैसे बोला जाता है ना क्लिक करो, तो इसमें लिंक है और इस पर क्लिक करेंगे तो कहीं दूसरी पेज पर वो हमको डेस्टिनेशन पर ले जाएगा, तो इस प्रकार के टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। और उसी से रिलेटेड मार्कअप मतलब इस प्रकार से जुड़ी होती है, उसे मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा HTML हो गया। HTTP प्रोटोकॉल है आपका, जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस टेक्स्ट को इधर से उधर ले जाने के लिए सबसे पहले उपयोग किया जाता है। तो ये सबसे शुरुआत में वेबसाइट में लगा होता है। ठीक है, जब भी आप वेबसाइट सर्च करोगे कोई भी, तो ये सबसे शुरुआत में लगा होता है। ठीक है, फिर www होता है, फिर आपका डोमेन नेम होता है और उसका टाइप होता है। ये चीज़ें देखते हैं, और ज़्यादा ही है तो कंट्री डोमेन भी हो सकता है। DOC एक फाइल फॉर्मेट है जो कि वर्ड की होती है। हालांकि DOCX आ गया एडवांस जो फाइल है MS वर्ड की। URL आपका जो कंप्लीट वेबसाइट का एड्रेस लिखा रहता है उसको URL बोलते हैं, और URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये आपको चारों चीज़ें समझ में आ गई। वेब पेज जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं? HTML। और वेब पेज से मिलकर क्या बनती है? वेबसाइट। ठीक है, और ढेर सारी वेबसाइट जहाँ पर एकत्रित होती है उसे बोलते हैं पोर्टल, जैसे MP ऑनलाइन का पोर्टल हो गया। ठीक है, अगला चलें। ब्लैंक जो प्रणाली है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? CPU या फिर ग्राफिक्स कार्ड, ये दोनों को क्या करना? गर्मी जो है गर्मी को आसपास की हवा में मिश्रित करना, मतलब गर्मी को एक प्रकार से हटाना। किसका काम होता है? ये होता है CPU के ऊपर एक कूलर लगा होता है, उसे बोलते हैं हीट सिंक।
यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए CPU मदरबोर्ड आपने देखा होगा इस प्रकार से। तो मदरबोर्ड में इस प्रकार का कूलर लगा होता है, ये देखिए। और कूलर के अगर नीचे हम देखें तो कूलर के नीचे जाकर देखें तो हमको CPU देखने को मिलता है, ग्राफिक्स कार्ड, CPU इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसको गर्मी से कौन बचाता है? हीट सिंक, CPU हीट सिंक, ठीक है। SMPS आपको पता है, सिंपल स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसको बोला जाता है, जो कि AC को DC में बदलता है। रैम आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। CPU कूलर, एयर कंडीशनर हम बोल सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से सामान या सुविधाओं को खरीद और बिक्री को क्या कहते हैं? तो देखिए, सामान्य माध्यम मतलब सामान्य अगर देखें इंटरनेट को छोड़ दिया जाए तो खरीद और बिक्री क्या बोलते हैं? कॉमर्स। क्या बोलते हैं? कॉमर्स। और उसी को अगर कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करके करें तो ई पहले लग जाता है, ई कॉमर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? घर बैठे कोई भी चीज़ें खरीद ले रहे हैं, बेच ले रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जैसे अमेजन आप देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट, या इसी प्रकार की कोई साइट को देखें तो वो हमको इसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है। इंटरनेट आपको पता चल गया। ईमेल क्या है? ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। यदि हम यही काम पोस्ट ऑफिस से करें, पोस्ट भेजें इधर से उधर, तो वो कहलाएगा मेल। और उसी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करें, इंटरनेट के माध्यम से, तो वो कहलाएगा ईमेल। यानी कि सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से भेजना। आइकॉन जो होते हैं छोटे छोटे पिक्चर के, जो चित्र होती है उसे आइकॉन बोलते हैं, डेस्कटॉप पे मिलते हैं हमको खास करके। चलिए, स्क्रीन सेवर का उपयोग किस लिए किया जाता है? मतलब उपयोग करने से क्या होता है? स्क्रीन सेवर का उपयोग आपको मतलब सलाह दी जाती है कि स्क्रीन सेवर का उपयोग आप लगातार ना करें। परंतु जैसे पावर ऑन नहीं है तो आपकी बैटरी ख़राब होने का डर है, पावर बहुत ज़्यादा मतलब जो है खपत करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिजली की खपत को बढ़ा सकता है अगर आप ज़्यादा उपयोग करते हैं तो, ठीक है, स्क्रीन सेवर। क्योंकि इसमें 3D एनिमेशन या फिर बहुत सारी चीज़ें, पिक्चर, फोटोज़ हम सेट कर देते हैं, तो वो ज़्यादा बिजली को खाती है, ठीक है। अगला है एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि वैश्विक मतलब वर्ल्ड स्तर का। तो वर्ल्ड स्तर का मतलब हम बोलें WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, विभिन्न प्रकार की सूचना और जो संचार सुविधा प्रदान करता है, जिसमें मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल, यानी कि जो प्रोटोकॉल नियम अनुसार HTTP हो गया, ठीक है, या फिर हम जो है मेल के लिए यूज़ करें, ठीक है, मतलब जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, मतलब जो है SMTP जो रहता है, ठीक है। इसके अलावा और अन्य जो होते हैं PPP, यानी कि जो रहता हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इस प्रकार के बहुत सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो सभी आपस में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में शामिल होता है, यानी कि जैसे लैन है या फिर मैन है, ये सभी नेटवर्क उसमें जो है बैन में शामिल होते हैं। तो इसका एक अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो हम देख सकते हैं इंटरनेट इसका अच्छा उदाहरण है, जो कि WAN की श्रेणी में आता है, वाइड एरिया नेटवर्क की श्रेणी में आता है, ठीक है। सेलुलर फ़ोन आप देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन सिम का उपयोग करके। पेज तो आप पेजर देखें, पेजर भी डिवाइस होती है। और ईमेल आप समझ गए होंगे, ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके द्वारा सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह हम भेज सकते हैं। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है? वेब ब्राउज़र का मतलब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसकी सहायता से हम जो है वेबसाइट को या इंटरनेट में सर्च कर पाते हैं, ठीक है। तो ओपेरा यहाँ पर राइट आंसर है। स्टारबक, गूगल एप्स, ओडिला, ये जो है यहाँ पे वेब ब्राउज़र नहीं है। तो देखिए वेब ब्राउज़र और कौन से? ओपेरा है, गूगल क्रोम भी है, सफारी हमारा एप्पल या iOS में उपयोग होता है, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर उपयोग होता था, परंतु अब जो है सर्विस इसकी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बंद कर दी गई है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज इसके एवज में आ गया है, ठीक है। तो और बहुत सारे ब्राउज़र होते हैं, इनकी मैं लिस्ट आपको ब्राउज़र के बारे में अलग से समझा दूंगा। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर ओपेरा देखने को मिलेगा। चलिए, किसी नेटवर्क के माध्यम से अन्य लोगों को पत्र जैसे कुछ संदेश भेजना है। नेटवर्क के माध्यम से मतलब इंटरनेट का उपयोग करके हम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं को पहुँचा दे रहे हैं और प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इंटरनेट का उपयोग करके सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजना मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका आंसर है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ब्राउजिंग यानी कि ब्राउज़ करना होता है, और कॉलिंग मतलब कॉल करना, ठीक है। MS एक्सेल में अगली सेल की सामग्री का चयन करने के लिए शिफ्ट के साथ कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? चलिए हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, और एक्सेल को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे लिखे हमने SSW और यहाँ लिख दिया हमने एजुकेशन, ठीक है। अब इसके साथ में ये साइड वाली को सिलेक्ट करना, मतलब SSW के साथ में इसको सिलेक्ट करना। तो शिफ्ट हमने दबाए और एरो की दबाए, एरो की आप जिस साइड जाना उस साइड की एरो की आपको पता 4 होती है। एक अप एरो की होती है, एक डाउन एरो की, एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। हमको जाना किस साइड है? हमको जाना राइट तरफ।
तो एरो की राइट हमने प्रेस करी, सेलेक्ट हो गया, और ज़्यादा सेलेक्ट करना था इस प्रकार, और शिफ्ट दबी है और वापस आएंगे, देखिए अनसेलेक्ट हो जाएगा, और राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड में करना तो लेफ्ट एरो की। तो आप समझ गए यहाँ पर राइट आंसर क्या है, एरो की का प्रयोग करेंगे जिस भी साइड हमको जाना है, या तो ऊपर जाना है, नीचे जाना है, लेफ्ट में, राइट में। ठीक, एंटर की से तो नीचे वाले सेल या नेक्स्ट जो सेल में आ जाएगा, टैब से अगले सेल में चला जाएगा, सिर्फ ये जाएगा, सेलेक्ट नहीं होगा, स्पेस से स्पेस आता है। ठीक है, एम एस वर्ड में अगले फलक या फ्रेम में जाने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। चलिए एम एस वर्ड भी हम ओपन कर लेते हैं। एम एस वर्ड कहाँ से ओपन करेंगे, नॉर्मली आपके पास इंस्टॉल होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार आप जो है वर्ड में जा सकते हैं। तो फ्रेम किसे बोलते हैं, फ्रेम देखिए टैब का फ्रेम हो गया, ये देखिए रिबन का फ्रेम हो गया, ये पेज का फ्रेम हो गया, जैसे हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लेकर आ जाते हैं, ये हमने टेक्स्ट लेकर आ गए। दूसरा स्टेटस बार का फ्रेम हो गया, यदि हम कीबोर्ड से F6 दबाते हैं तो देखिए हम सेट स्टेटस बार में चला गया, फिर F6 दबाते हैं तो हम चले गए टैब में, फिर F6 दबाते तो हम कहाँ आ गए, डॉक्यूमेंट में, यानी कि इस फ्रेम से इस फ्रेम में जा रहा है, इस फ्रेम से इस फ्रेम में, ऐसे राउंड चल रहा है। तो कीबोर्ड से कौन सी की हम प्रेस कर रहे हैं, F6, कौन सी की कर रहे हैं, F6। ठीक है, तो आपको यहाँ से F6 को प्रेस करना है और आपका जो फ्रेम है वो इधर उधर मतलब जो है साइकिल घूमते रहेगा। तो F6 यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए मुझे बताइए F5 से क्या होता है एम एस वर्ड में, F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है। अब कुछ की जो है फंक्शन की काम नहीं करती, तो आपको काम करके देखना है एम एस वर्ड में। चलिए, पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए कौन सी की का जो है कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलता है। तो पावर पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं, पावर पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं, हालांकि हम पावर पॉइंट में ही प्रेजेंटेशन बन रहा है। यहाँ पावर पॉइंट में हम जो है यहाँ एक जो है हम डॉक्यूमेंट लेकर आ जाते हैं। चलिए यहाँ से हम जो है 2 पैराग्राफ को कॉपी करते हैं और यहाँ लेकर आ जाते हैं। अब देखिए, ये हम पहले पैराग्राफ में कर्सर में हैं, और अगर हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाते हैं, ठीक है, अब डाउन एरो की या कंट्रोल, देखिए यहाँ हमारा जो है कंट्रोल के साथ, देखिए कंट्रोल के साथ हमने एरो की दबाए अप वाली तो ऊपर पैराग्राफ में चला गया, और डाउन एरो की दबाए हमने तो नीचे पैराग्राफ में, यानी कि हम जो है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कैसे जा पा रहे हैं, कंट्रोल के साथ अप एरो की, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, मतलब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए, तो ऊपर से नीचे जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की हम दबाए थे, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमारे सिर्फ डाउन एरो की से क्या होता है, लाइन चेंज होती है, पैराग्राफ नहीं, यहाँ पे होगा आपका पैराग्राफ चेंज। निम्नलिखित में से क्या कॉलम चार्ट की एक सामान्य श्रेणी नहीं है। तो चलिए हम पहले कॉलम चार्ट चलते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखिए हम कॉलम चार्ट बनाते हैं। कॉलम चार्ट कैसे बनाते हैं, हम नॉर्मली यहाँ ले लेते हैं NRM, कुछ भी हम एक नॉर्मली फॉर्मेट ले लेते हैं, और यहाँ हम ले लेते हैं 2019, 2020, 2021। उसके बाद हम यहाँ कुछ डाटा फिल कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ भी कुछ कर लेते हैं। ठीक है, नीचे वाले में हम जो है कुछ डाटा और इस प्रकार फिल कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमको जाना कहाँ है, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे रिकमेंड करो, या फिर आप जो है यहीं पे कॉलम चार्ट। तो देखिए कॉलम चार्ट का पूछा है ना, तो कॉलम चार्ट में हम चलेंगे, देखिए यहाँ पे आपको कॉलम चार्ट बने बना है, पर हम रिकमेंड में जाएंगे और उसके बाद जाएंगे ऑल चार्ट। तो ऑल चार्ट में देखो, देखिए यहाँ कॉलम बहुत सारे चार्ट के प्रकार दिए हैं। तो कॉलम में हमको जाना, देखिए पहला दिख रहा है क्लस्टर्ड कॉलम, उसके बाद दिख रहा है स्टैक्ड कॉलम, फिर तीसरा दिख रहा है स्टैक्ड, चौथा में 3D, उसके बाद देखिए 3D स्टैक। तो ये सब 3D है, तो यहाँ 3 चीज़ें देखने को मिली, क्लस्टर्ड, फिर इसके बाद स्टैक, और उसके बाद 3D, 3 मिल रहा है। अब वहाँ पे चौथा होगा जो नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए क्लस्टर्ड भी है, स्टैक भी है, 3D भी है, तो क्या है, स्टॉक नहीं है। तो स्टॉक यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर हमारा 3 वाला, जो कि मान्य श्रेणी नहीं है उसकी, कॉलम चार्ट की। अगला है MS एक्सेल में सेल की सामग्री को संपादित यानी कि एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। चलिए हम चल के देखते हैं। यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं। अगर हम 2019 को एडिट करना चाहते तो हम फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे, तो F2 प्रेस करेंगे तो ये देखिए एडिट हो गया। यदि F2 प्रेस का अगर यहाँ पे पूछा नहीं जाता तो हम कहाँ से एडिट करते, फॉर्मूला बार से भी कर सकते थे। यदि हम यहाँ पे डबल क्लिक करें माउस की तो भी एडिट कर सकते हैं। तो 3 प्रकार से हम एडिट कर सकते हैं, पर हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, F2, क्योंकि F2 जैसे प्रेस कर रहे हैं तो एडिटिंग के लिए हमारे पास में क्या जा रहा है, कर्सर वहाँ पे आ जाता है सेल में, पर्टिकुलर सेल में।
फिर पूछा है, अब देखिए ये बहुत ओल्ड क्वेश्चन, हालांकि अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है 2019 एमएस ऑफिस आ गया, 2021 भी आ गया, पर इसने बहुत पुराना पूछा है। फिर भी हमको पता होना चाहिए, हमने पुराना पढ़ के आया। तो एमएस वर्ड 2003 में निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट और पिक्चर में उपलब्ध नहीं है? तो पिक्चर में क्या क्या रहता है, देखिए सेव भी रहता है, क्लिप आर्ट भी रहता है, वर्ड आर्ट रहता है, चार्ट रहता है। उसके अलावा यहाँ आपको ऑलरेडी देखिए चार्ट रहता है, तो ये तो ऑप्शन मतलब यहाँ पिक्चर में उपलब्ध नहीं होता पूछ रहा है वो। तो देखिए चार्ट होता है, तो ये तो यहाँ पे हमारा सही आंसर नहीं होगा। क्लिप आर्ट भी होता है, वर्ड आर्ट भी होता है। होस्ट यहाँ पे नहीं होता है, होस्ट नाम की कोई चीज़ यहाँ पे पिक्चर में नहीं होती, तो राइट आंसर भी हमारा होस्ट होगा। एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट समूह में इस प्रकार का ऑप्शन दिख रहा है, वो क्या है? तो ये देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये दिख रहा है, ये देखिए इसको बोलते हैं चेंज केस। आप वहाँ कर्सर लेकर भी जाओगे तो ये देखिए इसका ऑप्शन आ रहा है चेंज केस। तो करता क्या है चेंज केस, ध्यान से देखिए। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो चेंज केस हमारा देखिए सेंटेंस केस करेगा, लोअर केस करेगा, अपर केस, कैपिटलाइज, ईज वर्ड, टोगल केस। तो इन 5 केस में ये चेंज करता है, इसको बोलते हैं चेंज केस। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, केस को बदलना, यानी ये चेंज केस से रिलेटेड ये ऑप्शन हमारा देखने को मिलता है। तो आपको देखिए चेहरा बताकर यहाँ चित्र आइकॉन दिखा दिया, और आप इस प्रकार देखें तो इनमें से आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है। तो एमएस वर्ड का विस्तार से एक लेक्चर लेके आऊँगा, एक्सेल का, पावर पॉइंट का और एक्सेस का, इन सभी का मैं लेक्चर आपको लेकर आऊँगा 2019 वाला। ठीक है, 2013 और 16 वाले पहले ऑलरेडी है चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अभी मैं लेकर आऊँगा कौन सा, अभी मैं लेकर आऊँगा 2019 वाला, फिर उसके बाद मैं लेकर आऊँगा 2021 वाला। तो आपके सारे एमएस ऑफिस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फ़ॉन्ट को बढ़ाना, फ़ॉन्ट को छोटा करना, ये देखिए सारी चीज़ों के जो ऑप्शन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं चित्र। फिर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में पेज पर कौन सी मार्जिन स्टाइल ऊपर और नीचे 1 इंच की जगह रहती है, बाकी जगह 2-2 इंच। तो देखिए ये 4 तो रहती है, ऊपर से 1 इंच, नीचे से भी 1 इंच, इधर से 2 इंच और इधर से भी 2 इंच। तो इस प्रकार की मार्जिन कौन सी होती है वो हमको देखना पड़ेगा। तो चलिए एमएस वर्ड में चलते हैं। मार्जिन देखने के लिए हमको देखना पड़ता है लेआउट। लेआउट में जाएंगे और यहाँ मार्जिन देखिए ऑप्शन दिया है, मार्जिन में देखिए नॉर्मल, उसके बाद देखिए यहाँ पे नैरो, नैरो के बाद मॉडरेट और उसके बाद वाइड। तो देखिए वाइड में आप देखिए टॉप और बॉटम से 1-1 इंच है, लेफ्ट और राइट से आपकी 2-2 इंच है। तो इसका मतलब है कि आप वाइड यहाँ पे देखिए लेफ्ट और राइट से 2-2 इंच आपको देखने को मिल रही मार्जिन, और ऊपर और नीचे से 1-1 इंच देखने को मिल रही है। तो ये कहाँ देखने को मिल रही है, वाइड में। इसके अलावा अन्य चीज़ें भी देख सकते हैं आप, देखिए इस प्रकार से पूछा जा रहा है। देखिए नैरो में आपको 0.05 मिल रहा है टोटल, नॉर्मल में 1-1-1 चारों तरफ। तो ये कॉमन सी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइड। वाइड में आपको इस प्रकार का फॉर्मेट देखने को मिलता है मार्जिन का। अगला है एमएस वर्ड में इंडेंट को हटाने। इंडेंट का मतलब होता है जो आप टैब मारते हो ना, आगे खिसकाते हो, उसको हटाने के लिए कौन सी की, यानी कि पहली लाइन में कर्सर को लाने के लिए कौन सी की दबाएं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, जब हम इस प्रकार से टैब दबाते हैं तो देखिए इस प्रकार टैब दबाए हमने, और इंडेंट को वापस लाने के लिए हम क्या दबाएंगे, बैक स्पेस की। देखिए बैक स्पेस की से हम वापस आ गए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक स्पेस की। ठीक है, लेटर स्पेसिंग से आप क्या समझते हैं? लेटर स्पेसिंग से हम पहले यहाँ देख लेते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ देखिए सेलेक्ट करें हमने, चाहे तो आप बड़ा कर सकते हैं इस प्रकार से। लेटर स्पेसिंग कहाँ से मिलेगा आपको, देखिए फ़ॉन्ट लिखा आ रहा है, देखिए ये वाले बोल्ड इटैलिक वाले सेक्शन में डायलॉग लॉन्चर बटन है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स तो आपको दिख रहा है, उसी में एक और एडवांस टैब है, आप देख सकते हैं। एक स्केलिंग होती है, स्केलिंग का मतलब इसका फैलाव होता है, और स्पेसिंग का मतलब होता है जैसे एक्सटेंड कर देते हो और इसको बढ़ा देते हो। तो एक्सटेंड करने से क्या हो रहा है, देखिए एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से, यानी लेटर स्पेसिंग हमको देखने को मिल रही है। वी और आई के बीच में दूरी, यानी कि एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर से, देखिए यहाँ पे आप आ रहा है जो आसन्न वर्ण है, यानी कि एक साथ जो वर्ण लिखे हैं, एक वर्ड लिखे हैं, उनकी मानक दूरी को संदर्भित करता है। ठीक है, देखिए अलग अलग मतलब जो दूरी है एक वर्ड की, वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, दूरी घटेगी और दूरी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पिवोट टेबल में खालिस्तान की सहायता से हम केवल एक आइटम का चयन करने के बजाय कई आइटमों का चयन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है पहले पिवोट टेबल बनाना पड़ेगा, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसी को पिवोट टेबल बना लेते हैं। कैसे, रिकमेंड में जाएंगे और यहीं से चलिए हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसमें ले आते हैं। ठीक है, और यहीं से हम रिकमेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने देखिए
यहाँ पे हमने पिवोट टेबल है, जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, देखिए सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सबको सेलेक्ट ना करके हम देखिए यहाँ पे फिल्टर नाम का ऑप्शन आ रहा है, फिल्टर में हम देखिए एक से अधिक रख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, एक से अधिक यहाँ पर रख सक रहे हैं। तो एक इसमें रिपोर्ट फिल्टर है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्ट फिल्टर में आप जो है क्या कर सकते हैं, एक से अधिक जो कॉलम है उनको मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम जो है कौन सा दिखाना चाह रहे हैं, 14 वाला वो भी दिख जाएगा, यहाँ से भी देखिए 25 वाला वो भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिपोर्ट फिल्टर। रिपोर्ट फिल्टर के द्वारा हम जो है कई आइटम को एक साथ डिस्प्ले करा सकते हैं। यदि आप एमएस वर्ड में वर्तमान और पूर्ववर्ती पैराग्राफ के बीच स्पेसिंग को हटाना और जोड़ना चाहते हैं तो कौन से विकल्प का उपयोग करेंगे, मतलब कौन सी की का उपयोग करेंगे। चलिए हम इसको पहले वापस ले आते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिए आप, और इन दोनों के बीच में हमको गैप को हटाना और बढ़ाना है। तो कंट्रोल के साथ 0, कंट्रोल के साथ 0, देखिए गैप बढ़ रहा है, गैप हट रहा है। देखिए आपको मैं और बता देता हूँ, लेआउट में अब जब जाओगे देखिए यहाँ से देखिए ध्यान से, कंट्रोल 0 में दबाऊंगा, देखिए गैप 12 हो जा रहा है, फिर घट जा रहा है, देखिए 0 12 0 12, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ 0, कंट्रोल के साथ 0 आप प्रेस करोगे तो ऊपर वाला पैराग्राफ और नीचे वाला पैराग्राफ के बीच में गैप बढ़ेगा और गैप घटेगा, ठीक है। चलिए एमएस पावर पॉइंट में व्यू, खालिस्तान व्यू प्रदर्शित करता है कि नोट्स के साथ प्रिंट आउट होने पर आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी दिखेगी। तो नोट्स के साथ प्रिंट आउट मतलब आप कहाँ चले जाइए, पावर पॉइंट में, यहाँ पे पावर पॉइंट में हम चले जाते हैं। ये आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और यहाँ नोट्स के साथ, यानी कि व्यू में आप जाओगे तो व्यू में आप जाकर देखोगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखिए नोट्स पेज। नोट्स पेज में देखोगे तो देखिए एक स्लाइड दिख रही है आपकी और नीचे नोट्स पेज दिख रहा है। तो नोट्स पेज में आप देख पा रहे हैं कि नोट्स के साथ आपका व्यू कैसा दिखेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे नोट्स पेज, ठीक है, 4th नंबर का आंसर। अच्छा, और दूसरी चीज़ दी है, नॉर्मल में आप डिज़ाइन करते हैं, आउटलाइन में आप जो है जो स्लाइड विंडो है, स्लाइड व्यू है, उसमें आपको आउटलाइन दिखेगी। स्लाइड शॉर्टर में आप जो है स्लाइड को मैनेज कर सकते हैं। अगला है एक्सेल का इनमें से कौन सा फंक्शन आपको वर्तमान तिथि और समय देगा। चलिए हम उपयोग करके देख लेते हैं सीधे। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो इक्वल करके हम, देखिए मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। जब हम यहाँ करेंगे इक्वल और हम करते हैं यहाँ पे नाउ, तो नाव में देखिए डेट भी आ गई और टाइम भी आ गया करंट में, जब मैं जो है लेक्चर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और यदि मैं टुडे करता हूँ तो टुडे से क्या होगा, देखिए यहाँ पे टुडे से सिर्फ डेट आ रही है, ठीक है, और डेट एंड टाइम से डेट एंड टाइम कलेक्ट करता है। बाकी अगर बात करें हम इनकी किनकी, डे की, तो डे निकाल कर देगा डेट में से, ये कंप्लीट डेट बनाएगा, ठीक है। तो करंट तो किसी प्रकार का फंक्शन नहीं होता, तो नाव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डेट भी देगा और टाइम भी देगा, करंट। चलिए ब्लैंक आपका H323 दो मुख्य प्रोटोकॉल है, ठीक है। एक SIP होता है, इसमें देखिए SIP आएगा आपका, और ST जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक स्थापित करने, सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पे SIP यानी कि सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SIP। तो H323 और जो कि SIP जैसा हम देख सकते हैं, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, और ये डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, सेटअप मैनेजमेंट और टर्मिनेशन के लिए, जो मीडिया सेशन है उसके लिए। मुख्य रूप से जो ITU है, स्टैंडर्ड है, ITU का जो स्टैंडर्ड है ये है ना, जो कि ऑडियो और विजुअल कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें प्रोवाइड करता है। जैसे आप यहाँ देखिए टेलीफोन के बीच में SIP सर्वर लगा है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला है निम्नलिखित में से जो है कौन सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला स्ट्रीमिंग वीडियो फाइल कंटेनर है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ देखिए उपयोग किया जाने वाला, देखिए ओल्ड वर्जन हो गया, ये भी ओल्ड, ये भी सबसे लेटेस्ट कौन सा है, 264, जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसका भी एडवांस आ गया है, 265 आ गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा 265 है, तो देखिए एडवांस वीडियो कोडिंग हम बोल सकते हैं, जो कि H264 और MPEG-4 पार्ट 10 इज़ अ वीडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड है, जो कि ब्लॉक ओरिएंटेड मोशन कंप्रेशन कोडिंग इस प्रकार है। और लाइसेंस जो इसका MPG-LA फर्स्ट जो पब्लिश किया गया था 2004 में 17 अगस्त को, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन इसका 14.0 मिलेगा, जो कि 2021 में लॉन्च हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन ITU, ठीक है, ISO IEC, इस प्रकार हम देख सकते हैं। और बेस जो वर्जन है 261 262 263, ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं 264, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिलियन चक्र प्रति सेकंड में मापे गए कंप्यूटर के निर्देश प्रसंस्करण की चाल को संदर्भित करता है, यानी CPU के जो है CPU की चाल को मतलब जो है संदर्भित करेगा। तो एक क्लॉक रेट होता है। क्लॉक रेट होता क्या है,
तो क्लॉक रेट आप देख सकते हैं, एक प्रोसेसर की एक प्रोसेसिंग साइकिल को पूरा कर सकता है, मतलब वह स्पीड, मतलब क्लॉक स्पीड क्या होती है, वह रेट जिस पर एक प्रोसेसर एक प्रोसेसिंग साइकिल को पूरा करता है। और यह आमतौर पर मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज, ठीक है, इसमें मापा जाता है। मेगाहर्ट्ज 1 मिलियन में साइकिल पर सेकंड के बराबर होता है, जबकि 1 गीगाहर्ट्ज 1 अरब साइकिल पर सेकंड के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, 1.8 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर में 900 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड दोगुनी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने जो है क्या देखे हैं, जब आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे 14 मई 2022 के शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर लिया है, ठीक है, विथ उसका डिस्क्रिप्शन। मतलब आपको और अलग डायरेक्शन भी मैंने बता दिया किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब हमारा जो है शिफ्ट 2 वाला हम जो है इसमें लेकर आएंगे, तो ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एक दो बार आप रिवीजन कर लीजिए इस वीडियो को। और जिस भी मतलब जितने भी लोग जो है आपके भाई बंदी जितने भी सीपीसीटी के एग्ज़ाम देने वाले हैं या भविष्य में देंगे, उनके लिए जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगला वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ, ठीक है। कोई कमी है या आपको कोई दिक्कत है या कुछ सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो दूसरा चैनल है और टेलीग्राम जो ग्रुप है, उन मतलब जो चैनल है उसको सबको आप ज्वाइन कर लें फटाफट। पिछले जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है उनको आप देखते चलें।